दोस्तों, उर्दू का एक शेर है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। इसी शेर को याद रखते हुए आज हम बात करेंगे 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ इस फेमस बुक के बारे में, जो अश्विन संघी और सुनील दलाल इन भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई है। इस बुक में हमें ऑथर्स ने वो 13 पक्के तरीके बताए हैं जिन पर हम इम्प्लीमेंट करके 100% अमीर बन सकते हैं। इसमें अमीर बनने के तरीकों को बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तरीका नंबर 1, महंगाई दर को मात देने वाले इन्वेस्टमेंट करें। क्या आपको पता है, पिछले 73 सालों में समोसे की कीमत 320 गुना बढ़ गई। कैसे? 1947 में 2 समोसे की एक प्लेट एक आने में आती थी। आना रुपये का 16वां हिस्सा होता है। आज एक समोसा ही 10 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। पिछले 60 साल में एक वर्ग फीट जमीन की कीमत 2205 गुना बढ़ गई। 1961 में दक्षिण मुंबई में एक अपार्टमेंट की कीमत 34 रुपये पर स्क्वायर फीट होती थी। आज वही अपार्टमेंट 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की दर से बिकता है। इसका मतलब देखते देखते चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि पिछले दिनों की हर चीज सस्ती नजर आती है। अब हम सोचेंगे कि काश मेरे पापा ने 25 साल पहले कुछ जमीन खरीद के रखी होती, तो आज वो हजारों की जमीन लाखों की बन जाती। और मेरे दादाजी ने कुछ जमीन खरीद के रखी होती, तो आज हम करोड़ों के मालिक होते। लेकिन हकीकत ये है कि आज से 50 साल बाद आपके बच्चे और पोते भी यही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई हर साल 8% की रेट से बढ़ रही है और आने वाले 50 सालों के बाद हर वो चीज हमें बहुत सस्ती लगेगी जो हमें आज महंगी लगती है। भारत की इन्फ्लेशन रेट 8% के करीब है और आज की तारीख में भारत में 8% की दर से कोई भी बैंक ब्याज नहीं देती। अगर हमें अपने पैसे की वैल्यू कम नहीं करनी है तो हमें इसे हर साल 8% से ज्यादा की दर से ग्रो करना पड़ेगा, तभी हम महंगाई को मात दे पाएंगे। केवल कुछ ही निवेश महंगाई को पीछे छोड़ने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि इक्विटी, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। आज तक का इतिहास है कि लंबे समय में शेयर मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। इसलिए अपना मूल्यवान पैसा बैंक में न रखे, बल्कि उसे शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करे और महंगाई रेट को मात दे। तरीका नंबर 2, एक लक्ष्य निर्धारित करे। किसी महान इंसान ने कहा है, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना वो सबसे बड़ा उपकार है जो हम अपने आप पर करते हैं। सबसे पहले एक अमाउंट फिक्स करें जो आप कमाना चाहते हैं। मतलब कितना अमाउंट कमाने के बाद आप अपने आप को अमीर मानेंगे, वो अमाउंट फिक्स करें। अमाउंट फिक्स करना इतना जरूरी क्यों है, चलिए समझते हैं। अमेरिका में UBS नामक संस्था ने एक सर्वेक्षण करवाया। सर्वे में $1 मिलियन से $5 मिलियन की संपत्ति रखने वाले, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 35 करोड़ रुपयों की संपत्ति रखने वाले अमेरिकन लोगों से पूछा गया कि क्या वो अपने आप को अमीर समझते हैं। सिर्फ 28% ने हाँ में जवाब दिया। बाकी 72% लोग अपने आप को अमीर मानते ही नहीं। कितना पैसा मिलने के बाद हम अपने आप को अमीर मानेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ रहते हैं और अपनी तुलना किसके साथ करते हैं। जैसे अमेरिका में $1 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अमेरिका में औसत कमाने वालों में गिना जाएगा, पर दुनिया के कुछ और देशों से तुलना करें तो वह वहां के सबसे धनी 1% लोगों में शामिल हो जाएगा। आप किसी गांव में हर महीने 20,000 रुपये की कमाई पर राजा की तरह रह सकते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऑथर का कहना है कि सबसे पहले आप ये टारगेट फिक्स कीजिए कि कितना पैसा आने के बाद आप अपने आप को अमीर मानेंगे, और फिर जी जान से काम में जुट जाएं। और एक बार आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि आपको कितना पैसा कमाना है, तो अब आपका काम है उसे पाने के लिए प्लान बनाना। तरीका नंबर 3, अपने खर्चों का प्लान बनाएं। फेमस ऑथर जिग जिगलर ने कहा था कि जिंदगी में धन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में इसकी जरूरत ऑक्सीजन जितनी ही है। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना, और कुछ के लिए इसका मतलब है ज्यादा कमाना। आप किस कैटेगरी में आते हैं? ऑब्वियसली आप दूसरी कैटेगरी में आना चाहेंगे, लेकिन आप ज्यादा कमा रहे हैं और खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या आप अमीर बनेंगे? बिल्कुल नहीं, आप वही रहेंगे जहां अभी हैं। यह एक तरह से ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज महीने के 1 लाख कमाता है, लेकिन सिर्फ 10,000 सेव या इन्वेस्ट कर पाता है, और दूसरी तरफ राहुल सिर्फ 50,000 कमाता है, लेकिन 20,000 तक सेव या इन्वेस्ट करता है। तो लंबे समय में 50,000 कमाने वाला सूरज राहुल से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। इसीलिए अपने पैसों को पानी की तरह खर्च ना करें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाए और उसे इन्वेस्ट करें। तरीका नंबर 4, इनकम के नए सोर्सेज बनाते रहे। क्या आपने करसन भाई पटेल का नाम सुना है? नहीं। क्या आपने निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम सुना है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने निरमा का नाम ना सुना हो।
गुजरात के करसन भाई पटेल ने निरमा कंपनी की स्थापना की थी। करसन भाई ने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की और गुजरात सरकार के जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में लैब अटेंडेंट के तौर पर काम करने लगे। 1969 में करसन भाई ने डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया, जिसे वे अपने घर के पीछे ऑफिस से आने के बाद बनाते थे। वह आसपास के इलाके में साइकिल पर जाकर घर में बनाया हुआ डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे। उस समय बड़ी कंपनी का डिटर्जेंट 13 रुपये किलो था और करसन भाई इसे सिर्फ 3 रुपये किलो बेचा करते थे। उनका डिटर्जेंट तुरंत लोकप्रिय हो गया और करसन भाई ने उसे अपने बेटी के नाम पर निरमा नाम दे दिया। 3 साल बाद करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद में एक दुकान खोल ली। निरमा ब्रांड ने जल्दी ही गुजरात और महाराष्ट्र में कहर ढाया और पूरे डिटर्जेंट के मार्केट में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। आज निरमा कंपनी सिर्फ डिटर्जेंट ही नहीं बनाती, बल्कि साबुन, नमक, सोडा ऐश और इंजेक्टेबल जैसी चीजें भी बनाती हैं। इसमें आज 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और इसका टर्नओवर साल का 3,550 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर करसन भाई इनकम का कोई दूसरा जरिया नहीं तलाश करते तो निरमा कंपनी कभी खड़ी नहीं हो पाती। आप नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली समय में कुछ और नहीं कर सकते। अक्सर इस तरह के काम किसी बड़े बिजनेस करियर की शुरुआत हो सकते हैं। यही बात हम सब पर लागू होती है। कोई भी इंसान सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहकर जल्दी अमीर नहीं बन सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी अपने इनकम के अलग अलग सोर्सेस निर्माण करने होंगे। तरीका नंबर 5, अपनी दौलत बनाने के लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें। आपके लिए एक सवाल है, दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है जो कभी सोता नहीं है? जवाब है ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब भी ब्याज की घड़ी चलती रहती है। अब हम एक कहानी के द्वारा कंपाउंडिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी सोच बदल देगा। एक बार एक राजा था। वह दयालु और उदार था, हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता और बुद्धिमान लोगों को पुरस्कार देता। राजा की उदारता के बारे में सुनकर एक गरीब कवि राजा के महल में आया। कवि ने एक कविता सुनाई जो उसने राजा के सम्मान में लिखी थी। कवि की इस साहित्यिक प्रतिभा को देखकर राजा ने पूछा कि वह क्या उपहार लेना चाहेगा। कवि ने राजा के सामने रखे शतरंज की बिसात की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, आपके सामने जो 64 खानों वाली बिसात रखी है, कृपया उसके पहले खाने में अनाज का एक दाना रखें, उसका 2 गुना दूसरे खाने में रखें, उसका 2 गुना तीसरे में और ऐसा 2 गुना करते हुए आखिरी खाने तक अनाज रखें। मैं बस इतना ही अनाज चाहता हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ। तुम्हें बस अनाज चाहिए? उसने कवि से पूछा। तुम्हें सोना या हीरे नहीं चाहिए? जी नहीं महाराज, कवि ने जवाब दिया। ऐसा ही किया जाए, राजा ने कहा। उसने अपने मंत्रियों को कवि की इच्छानुसार अनाज देने को कहा। 1 घंटे के बाद मंत्री राजा के पास दौड़ते हुए आए कि राज्य में इतना अनाज नहीं है कि कवि की जरूरत पूरी की जा सके। क्यों? क्योंकि अगर शतरंज की बिसात के 64 खानों को हर खाने के साथ 2 गुना किया जाए तो कुछ 64 खानों में जमा अनाज का टोटल होगा। इसे शब्दों में बताना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसे मैं स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूँ। आप में दम है तो इसे पढ़ लीजिए। इतने अनाज के दाने और इतने अनाज के दानों का वजन होगा। इसे भी मैं स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूँ। दम है तो इस नंबर को भी पढ़ लीजिए। इतना मेट्रिक टन और इससे चावलों का जो पहाड़ बनेगा वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो दुनिया भर में जितना एक साल में चावल का प्रोडक्शन होता है उसका 1000 गुना। मेरे दोस्तों, कंपाउंडिंग की यही शक्ति है। जब आप बचत और निवेश दोनों का प्रयोग करेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो अपनी दौलत बनाने के लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें। तरीका नंबर 6, दायित्व नहीं, एसेट खरीदे और संपत्ति बनाएं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क यह है कि अमीर अपने पैसे को पहले इन्वेस्ट करता है और बचा हुआ धन खर्च करता है, लेकिन गरीब पहले खर्च करता है और बचा हुआ धन इन्वेस्ट करता है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब लोग दायित्व। असली संपत्ति और दायित्व क्या है, ये रिच डैड पुअर डैड इस बुक में डिटेल में कवर किया है। इस बुक की समरी पहले से ही इस चैनल पर अपलोडेड है, जिस पर मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद में जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दायित्व और एसेट को ध्यान में रखते हुए आपका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली संपत्ति इकट्ठा करने का होना चाहिए। इससे आपको पैसिव इनकम बनाने में मदद मिलेगी। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहां आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा आपके पास खुद ब खुद आता रहता है। यही सच्चा धन है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एक नाई का जो रोल्स रॉयस का मालिक है। 1979 की बात है। 9 वर्ष के रमेश के पिता अपने पीछे बाल काटने की छोटी सी दुकान छोड़कर चल बसे। उसकी माँ घरों में काम करके बच्चों का पेट भरती थी।
और कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपनी दुकान किराए से दे दी। कुछ वर्षों बाद रमेश ने स्कूल छोड़ दिया और सलून की दुकान चलाने लग गया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसकी सलून से होने वाली कमाई उसकी खुद की मेहनत पर निर्भर करती है। उसे ऐसी संपत्ति की जरूरत थी जो उसके लिए तब भी काम करे जब वह बाल काटता हो। उसने 3 सालों तक पैसे बचाए और मारुति ओमनी खरीदी। कार खरीदने के बाद रमेश की मां जहां काम करती थी, उसके मालिक ने उसे कार को इंटेल कंपनी को किराए से देने की सलाह दी। इससे रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी की स्थापना हुई। आज कंपनी के पास 256 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें एक रोल्स रॉयस, 6 BMW, 9 मर्सिडीज, एक जगुआर, 3 ओंडी और इसी तरह की बहुत सी गाड़ियां शामिल हैं। रमेश को आज भी हमेशा आने वाले ग्राहकों के बाल काटना पसंद है, जबकि उसकी संपत्ति लगातार उसके लिए काम कर रही है। इससे हम सीख सकते हैं कि पैसा खर्च करो लेकिन दायित्व खरीदने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति खरीदने के लिए। तरीका नंबर 7, धन के त्रिदेवों को अपना दोस्त बनाएं। जिस तरह से हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों की पूजा की जाती है, उसी तरह से पैसे की दुनिया में भी त्रिदेव होते हैं। ये त्रिदेव हैं रिस्क, रिटर्न और टाइम। मतलब आपको पैसा बनाने के लिए रिस्क लेकर कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा, तभी तगड़ा रिटर्न बनेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिग बुल के नाम से फेमस स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन का शेयर तब खरीदा था जब उसकी कीमत सिर्फ 3 रुपये थी, और आज टाइटन का एक शेयर 3,300 रुपये के आसपास है। इस अकेले एक कंपनी ने ही उनको 15 से 20,000 करोड़ रुपए कमा के दिए। लेकिन ये मुनाफा पाने के लिए उनको 20 साल तक का इंतजार करना पड़ा। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि शेयर बाजार में कुछ समय के लिए आने वाली सबसे बड़ी गिरावट के बाद बाजार में सबसे बड़ी बढ़ोतरी भी होती है। बाजार में सही समय चुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही समय तक बने रहना। इस बारे में विचार करें। सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और 29 वर्ष की उम्र में वह एक दिवसीय मैच में 12,000 रन बना चुके थे। दूसरी तरफ रॉबिन सिंह 25 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में शामिल हुए और 12 वर्ष के बाद रिटायर हुए। वह एक दिवसीय मैच में केवल 2,336 रन ही बना सके। मैं आपको यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बात बहुत ही सरल है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और जितना ज्यादा समय तक निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। और एक बात याद रखें, क्रिकेट में बनाए रन अपने आप कई गुना नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है। तरीका नंबर 8, अपने एसेट एलोकेशन की नीति बनाएं। अब एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है? तो जवाब है, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना ही एसेट एलोकेशन है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। आसान भाषा में समझा जाए तो कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाए, कितना पैसा जमीन जायदाद में मतलब रियल एस्टेट में लगाया जाए और कितना पैसा सोने चांदी में लगाया जाए, इसका सही तालमेल बिठाना। दूसरे शब्दों में ये सदियों पुरानी कहावत को दोहराता है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। अलग अलग तरह के एसेट में निवेश करके आप पैसा खोने के खतरे को कम कर सकते हैं। हर बार जब एक इन्वेस्टर बेचता है तो दूसरा खरीदता है और दोनों ही अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। जरा सोचे कि कल आपने क्या खाना खाया था। खाना जो भी हो, संभावना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और प्रोटीन रहा होगा। ये एक संतुलित भोजन है क्योंकि हमारे शरीर को इन सब की जरूरत है। इसमें से एक भी कम ज्यादा हो गया तो शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है। सेम यही बात हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लागू होती है। अब हम समझते हैं कि अपने एसेट एलोकेशन का निर्धारण कैसे करें। एक क्लासिक नियम यह है कि आपकी आज की उम्र को 100 में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो, आपके पोर्टफोलियो का उतना ही प्रतिशत इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या शेयरों में होना चाहिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में निवेश का प्रतिशत 100 माइनस आपका करंट एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में 100 माइनस 30 मतलब 70% हिस्सा स्टॉक्स या शेयरों का होना चाहिए और बाकी 30% में 15% रियल एस्टेट और 15% गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। तरीका नंबर 9, शेयर बाजार में लोगों के बर्बाद होने की कहानी पर ध्यान न दें। ये बात सच है कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें शेयर बाजार में लोगों को बर्बाद होने और जीवन भर की पूंजी लुटाने की बात की जाती है। लेकिन इन कहानियों में यह नहीं बताया जाता कि वे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे, या शायद बुनियादी रूप से कमजोर शेयरों को खरीद रहे थे, या पर्याप्त समय तक निवेश नहीं कर रहे थे। शेयर मार्केट को कुछ लोग जुआ मानते हैं। हाँ, ये जुआ है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। और जैसा बताया गया है कि ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है, तो वो उसमें पैसा गवा देते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए निवेश करने का शेयर मार्केट से बढ़िया विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में ही होना चाहिए, और वो भी लंबे समय के लिए। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले 20 वर्षों में 26 गुना बढ़ा है। इसका मतलब है कि शेयरों में कम निवेश करना या बिल्कुल भी निवेश न करना सही मायने में एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि शेयरों में इन्वेस्ट करके लंबे समय में इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ा जा सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट का कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो अपना मूल्यवान पैसा इसमें तुरंत इन्वेस्ट ना करें। पहले शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से सीख ले, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे। आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव और जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप सीधे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तरीका नंबर 10, ज्ञान, ध्यान, धैर्य और समीक्षा। पैसा बनाने के लिए आपको इन गुणों की जरूरत होगी। नंबर 1, लगातार अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। नंबर 2, पूरा ध्यान अपनी योजना पर लगाए। नंबर 3, अपने समय और धैर्य की कीमत समझे। नंबर 4, लगातार नजर बनाए रखे और समीक्षा करते रहे। आपका पोर्टफोलियो ही आपकी योजना है, इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके साथ बने रहे और आप आसानी से अपने लक्ष्य पा सकते हैं। एक कहावत है कि समय सारे घाव भर देता है। ये निवेश पर भी लागू होता है। कुछ समय की मंदी लंबे समय के निवेश पर असर नहीं डालती। लगातार सीखते रहे, विषय से जुड़ी किताबें पढ़े, अपनी योजना के अनुसार काम करें, बाजार की भावनाओं के हिसाब से मत बहे। रिटर्न पाने के लिए समय का कोई विकल्प नहीं है। और लास्ट बात, अपने पोर्टफोलियो पर नियमित निगाह रखे और समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहे। तरीका नंबर 11, अच्छे लोन का फायदा उठाए। लोन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला गुड लोन और दूसरा बैड लोन। अच्छा लोन वह लोन है जो आपको भविष्य में ब्याज के साथ रिटर्न देने की ताकत रखता है। अच्छा लोन जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाता तो ये आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है, जो शायद अधूरे ही रह जाते। एजुकेशन लोन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया गया लोन, रियल एस्टेट लोन, इस तरह का लोन भविष्य में अच्छा साबित हो सकता है। आप समझते हैं कि बुरा कर्ज क्या होता है? ये एक दायित्व या बोझ बन जाता है जो आपके आर्थिक लक्ष्यों को दूर कर देता है। यह आपको गरीब बनाता है। बुरा कर्ज वह है जिससे खरीदी गई चीजों की कीमत खरीदने के बाद घटती है और लंबे समय में कोई इनकम उत्पन्न नहीं करती। कार, ऐशो आराम की चीजें, निजी खर्चे, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के लोन अक्सर बुरे लोन बन जाते हैं। एक बात याद रखें, अगर आपको मिलने वाला रिटर्न आपके द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज से ज्यादा है तो इसका मतलब आप फायदे में हैं और वो एक अच्छा लोन है। तरीका नंबर 12, टैक्स बचाओ, पैसा बनाओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह कथन बहुत लोकप्रिय है। इस दुनिया में मौत और टैक्स के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है और यही कारण है कि आपको अपने टैक्स और देनदारी की योजना बनानी चाहिए। यहाँ तक कि आप सब कुछ कर चुके हैं जिसकी हमने इस किताब में चर्चा की है। आपने बचत की और निवेश किया, इनकम का अतिरिक्त साधन तैयार किया और कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल किया। और अब आपको पता लगता है कि साल के आखिर में आपको अपनी आय का एक हिस्सा टैक्स के रूप में इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ेगा। बुरा लगता है ना? अब इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स की चोरी करें। इसका मतलब है कि टैक्स देनदारी कम करने के लिए जितने भी कानूनी तरीके आपके पास हैं, आप उनका जितना बेहतर हो सके इस्तेमाल करें। एक बात याद रखें कि दौलत बनाने के लिए टैक्स की योजना बनाना भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि इन्वेस्टमेंट और बचत की योजना बनाना। तरीका नंबर 13, सफल लोगों से सीखें। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने कहा था, अगर आप अपने सपने को साकार नहीं करेंगे तो कोई और आपको नौकरी पर रख लेगा और अपने सपने साकार करवाने के लिए इस्तेमाल करेगा। सफलता उन्हीं के पास आती है जो अपने शौक के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। MBA बबल नाम की किताब में मरियाना जानती कहती है कि अपनी जिंदगी के किसी दौर में आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको सैलरी के अलावा आमदनी के दूसरे सोर्सेज इजाद करने होंगे। जिंदगी भर 8 घंटे की नौकरी करके आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वे संपत्ति का निर्माण करते हैं और बाद में वही संपत्ति उनके लिए पैसे कमाने का काम करती है। इस बात को ध्यान में रखें कि कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने शुरुआत बतौर एक कर्मचारी से की और तब तक काम करते रहे जब तक अपना व्यापार शुरू नहीं कर लिया। माइकल स्टॉपलर अपनी किताब वेल्थ एंड ऑनर मैनुअल में लिखते हैं कि अमीर बनने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, लॉटरी जीतना। नंबर 2, लंबे समय तक पैसा जमा करना। नंबर 3, अपना बिजनेस शुरू करना। लॉटरी जीतने की संभावना इतनी कम है कि उस पर बात करना ही बेकार है। लंबे समय तक बचत और निवेश करना समझदारी का फैसला तो है, लेकिन यह बहुत लंबा समय लेता है। लेकिन सबसे फास्ट अमीर बनना है तो करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो उसके लाभ से आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, बल्कि साथ में आपके बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ती रहती है।
यह किसी नौकरी से मिलने वाले 10% सालाना रिद्धि को कहीं पीछे छोड़ देगा। प्रसिद्ध आयरिश नाटककार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, जब मैं जवान था तो मुझे लगता था कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दौलत ही है, और आज जब मैं बूढ़ा हूं तब भी मुझे लगता है कि ऐसा ही है। अगर आप बॉल को हुक करते हैं तो 2 संभावनाएं हैं, या तो आप छक्का मारेंगे या फिर आप कैच आउट हो जाएंगे। समस्या यह है कि कैच आउट होने के डर से बहुत से लोग बल्ला थामने से ही डरते हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज से ही इन 13 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें और अमीर बनिए। इन 13 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए और बहुत अमीर बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई अब तक के सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक है। ये 13 तरीके इतने कारगर हैं कि अगर आप इन पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगले अमीर बनने वाले इंसान आप हो सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।